हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएड लर्नर्स में। बच्चों, कल से हमने एक क्लास स्टार्ट की थी जिसमें हम जो भी जनरल साइंस का टॉपिक है, जो हमारे रीड के सिलेबस के अकॉर्डिंग जिसकी डिफ़िकल्टी लेवल 12th लेवल तक की होगी, वो हमने कल स्टार्ट किया था। और आपने आपने उस क्लास को अगर नहीं देखा तो उस क्लास को भी जाकर देखिए। कल हमने लाइव क्लास लेने की कोशिश की थी, लेकिन किसी टेक्निकल इशू की वजह से वो क्लास भी सही से रिकॉर्ड नहीं हो पाई और उसमें हमने सिर्फ बेसिक डिस्कशन किया था। बच्चों, आज से हम प्रॉपर वे में लेकर चलेंगे कि किस प्रकार से हम इस जो ये जनरल साइंस वाला चैप्टर है, इसमें किस प्रकार से हम टोटल में से टोटल नंबर गेन कर सके, मतलब पूरे में से पूरे नंबर किस प्रकार हम लेके आ सकते हैं। इसके बारे में हमारा डिस्कशन रहेगा और कोशिश रहेगी कि हम पूरा का पूरा ये सिलेबस एग्ज़ाम से पहले कवर कर ले, या फिर जिन बच्चों ने पहले से अगर कुछ पढ़ रखा है तो उनका एक रिवीजन हो जाएगा और उन्हें अगर कोई चीज़ कम लगे उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग तो फिर इससे आप नोट डाउन कर सकते हैं, क्योंकि आपको इसमें प्रॉपर एक सिंगल मतलब जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो सारे के सारे इस क्लास के थ्रू आपको डिस्कस कर दिए जाएंगे। तो चलिए बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम बात कर रहे हैं जनरल साइंस की क्लास रिवीजन फॉर रीड पटवारी एंड ऑल एग्ज़ाम, स्पेशली फॉर रीड 2021 रिवीजन क्लास। यहाँ पर हम बात कर रहे थे सेल बायोलॉजी की, जिसमें मैं आपको टिप्स ट्रिक्स और पीडीएफ के थ्रू पढ़ाने वाला हूँ, जिसमें आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है। साथ ही साथ आपको अगर किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप में से कोई भी इस चैनल पे नया है और हमारी क्लास पहली बार देख रहा है तो उनसे निवेदन करते हैं कि क्लास को पूरा देखिएगा और लास्ट में अपना रिव्यू डिसाइड कीजिएगा कि आपने जो हमें टाइम दिया वो आपका टाइम सही से मैनेज हुआ या फिर आपका टाइम वेस्ट हुआ, क्योंकि आपका ये हर एक रिव्यू मेरे लिए एक मोटिवेशन के तौर पर कार्य करेगा। अगर वीडियो अच्छा लगे आपको लास्ट में जाकर तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और साथ साथ में मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा चीज़ समझ में नहीं आया या कौन सा चीज़ समझ में आपको आया। बच्चों देखो, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं सेल बायोलॉजी की। सेल बायोलॉजी में कल हमने डिस्कस किया था। कल हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले हमने बात की थी किसके बारे में कि बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? क्या बायोलॉजी वर्ड किसने दिया? बायोलॉजी वर्ड का क्या मतलब होता है, इसकी कितने ब्रांच होती है? कल हमने आसानी से इसको डिस्कस कर लिया था कि बायोलॉजी वर्ड कैरोलस लिनियस ने यूज़ किया था। बायो का अर्थ होता है सजीव और लॉजी का अर्थ होता है अध्ययन करना, जिसमें बायोलॉजी में हम किसका अध्ययन करते हैं? सजीवों का। और सजीव में कौन कौन आते हैं? सजीव में आते हैं पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे। और साथ साथ में कौन कौन से आते हैं? जीव जंतु। कौन कौन आते हैं? जीव जंतु एवं पेड़ पौधे होते हैं। उनका अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? बॉटनी। क्या कहते हैं? बॉटनी। और जिसमें जीव का अध्ययन करते हैं उसमें उस शाखा को क्या कहते हैं बच्चों? जूलॉजी। ये हमने कल की क्लास में डिस्कशन कर लिया था, इतना बेसिक्स के बारे में हमने पढ़ लिया था आज। और इसके अलावा हमने क्या पढ़ा था? कल की क्लास में हमने पढ़ा था कि साइटोलॉजी क्या होती है। साइटोलॉजी जिसमें सेल की संरचना, उसके कार्य, उसके वृद्धि एवं विकास का अध्ययन किया जाता है, वो साइटोलॉजी होती है। साथ ही साथ हमने बात किया था जो सेल बायोलॉजी के बारे में, हमने स्टार्टिंग पोर्शन में साइटोलॉजी के बारे में बात किया था। फादर ऑफ साइटोलॉजी के बारे में हमने कल की क्लास में डिस्कशन किया था कि फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन है। उसके बारे में हमने बताया कि रॉबर्ट हुक फादर ऑफ साइटोलॉजी है। साथ साथ में हमने फिर बात की कि मॉडर्न साइटोलॉजी के जन्म कौन है, तो वो है सीपी स्वांगसन। उसकी भी हमने कल की क्लास में बात कर ली थी। और फिर उसके बाद में हमने बात किया था कि फादर ऑफ इंडियन साइटोलॉजी कौन है, तो उसके बारे में भी हमने डिस्कशन कर लिया था कि वो A.K. शर्मा है। फिर उसके बाद में हमने बात की थी कि जो सेल्स है उनकी खोज किसने की थी। सबसे पहले सेल्स की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? सेल की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसमें की थी? जो कोर्क कोशिकाएं होती है, कौन से पादप की? क्वेरेकस सुबेर पादप की जो कोर्क कोशिका थी उनमें इन्होंने
कोशिका की खोज की। उसके बाद में हमने बात की थी कि जीवित कोशिका की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। तो जीवित कोशिका की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? एटन वॉन लेवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। ठीक है, इतनी चीज समझ में आ गई आपको। उसके बाद में हमारा जनरल डिस्कशन हुआ था सेल थ्योरी के बारे में। किसके बारे में? सेल थ्योरी। सेल थ्योरी किसने दी थी? सेल थ्योरी दी थी स्लाइडेन एवं स्वान ने। किसने दी थी? स्लाइडेन एंड स्वान ने दी थी। जो स्लाइडेन है उन्होंने किन में? प्लांट्स में, और जो स्वान है उन्होंने एनिमल्स में। स्लाइडेन ने तो ये बताया था कि जो प्लांट्स की कोशिकाएं होती है वो सभी प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है, जो भी संरचना होती है वो कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। जबकि स्वान ने क्या बताया था? स्वान ने बताया था कि जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें कोशिका भित्ति एब्सेंट होती है, और दोनों साथ मिलकर एक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया, जिसे नाम दिया गया सेल थ्योरी। उसके बाद में मॉडर्न सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट आया। मॉडर्न सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट किसने दिया? मॉडर्न सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था नेगेली व रुडोल्फ विर्चोफ। इन्होंने क्या किया था? मॉडर्न सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट दिया था, और इनके अनुसार इन्होंने रुडोल्फ विर्चो ने जो सेल्स के बारे में कहा कि जो पुरानी सेल्स होती है उनका, जो नई सेल्स होती है उनका निर्माण पुरानी सेल से होता है, और उसके लिए उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल किया, ओमिना सेलुला ई सेलुला। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर जो सेल थ्योरी है उसके बारे में कहा गया कि ये सजीव की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, और साथ ही साथ में जो सेल्स होते हैं उनमें आनुवंशिक पदार्थ स्थित होते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर इसके बाद में सेल थ्योरी का अपवाद हमने डिस्कस किया था, जिसमें इसका एग्जाम्पल कौन आया था? वायरस। क्या आया था? वायरस। क्या आया था? वायरस। वायरस को सेल थ्योरी का अपवाद क्यों माना गया? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एक तो जो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोई भी कोशिका इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। इसमें क्या होता है? सिर्फ और सिर्फ इसमें एक डीएनए या आरएनए प्रेजेंट होता है, और ये दूसरे सजीव की कोशिकाओं को यूज़ में करता है और उसे तबाह करने का काम करता है, और उसी का यूज़ करके क्या करता है? उसकी ही सेल्स को तबाह करने का काम करता है। जैसे कि हमने यहाँ कोविड वायरस में भी देख लिया, हमारे शरीर में प्रवेश करने के बाद हमारी ही ऑर्गेनिक मशीनरी का यूज़ करके वो अपनी संख्या को बढ़ाते हैं। तो वायरस इसका क्या है? एक जीता जागता अपवाद है। किसका? सेल थ्योरी का। इसके अनुसार वायरस में कोई भी सेल वॉल, सेल से संबंधित जितने भी ऑर्गन होते हैं सारे के सारे एब्सेंट होते हैं। उसके बाद में हमने बात की थी, उसके बाद में हमने किसके बारे में बात की थी? उसके बाद में हमने बात की थी कि मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो मनुष्य की सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है बच्चों? तंत्रिका कोशिका। ये हम कल का रिवीजन कर रहे हैं एक बार जल्दी से। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो देखो, अंडाणु बड़ा ही होता है स्पर्म से, तो क्या हो गया? अंडाणु सेल्स। ठीक है। और सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो वो होती है स्पर्म। इतना चीज़ हमने जनरल डिस्कस कर लिया कल की क्लास के बारे में। ये तो हो गया मनुष्य से संबंधित। उसके बाद में हम बात करते हैं कि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं, तो प्रोकैरियोट्स में सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है? प्रोकैरियोट्स में सबसे छोटी सेल्स कौन सी होती है? कौन सी होती है बच्चों? प्रोकैरियोट्स में सबसे छोटी सेल्स, प्रोकैरियोट में सबसे छोटी सेल्स होती है माइकोप्लाज्मा। क्या होती है बच्चों? माइकोप्लाज्मा। और सबसे बड़ी सेल्स कौन सी होती है? सबसे बड़ी सेल्स होती है स्पाइरुलिना। इतनी चीज़ समझ में आ गई। फिर उसके बाद में हमने बात किया था कि जो प्रोकैरियोट्स में पौधे होते हैं वो एक कोशिकीय पादपों में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे बड़ी कोशिका होती है उसमें एसिटिबुलेरिया। क्या होती है? एसिटिबुलेरिया। किसमें? किसकी बात की हमने? पौधों के एक कोशिकीय पादप में। और पौधों में ही बहुकोशिकीय पादप में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? बोहमेनिया के तंतु होते हैं वो सबसे बड़ी सेल्स होते हैं। तो इतनी चीज़ हमने कल की क्लास के बारे में डिस्कशन की। यहाँ पर हम जनरल वे में देख सकते हैं, हमने सेल बायोलॉजी की बात की, फादर ऑफ साइटोलॉजी के बारे में बात की, सेल थ्योरी के बारे में बात की, मॉडर्न सेल थ्योरी के बारे में बात की, और इम्पोर्टेंट पॉइंट कुछ है उनके बारे में हमने कल जनरल डिस्कशन कर लिया था। अब
आपसे ये निवेदन है कि अगर यहाँ तक आप हमसे बने हुए हो तो आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें, और साथ ही साथ दूसरे बच्चों को पहचाने का इस चैनल को अधिक से अधिक बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करें। आज हम जनरल डिस्कशन करेंगे प्लांट्स और एनिमल सेल्स का। देखो बच्चों, जो प्लांट्स और एनिमल सेल्स होती है उनमें मेनली क्या डिफरेंसेस होता है, उसमें कुछ मेजर डिफरेंस भी होता है और कुछ माइनर डिफरेंस भी होता है। जैसे कि हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो आपको प्लांट सेल्स के डिफ्रेंशिएशन में मतलब जो उनके अंतर है उनमें उनके बारे में आपको कितना पता है। आपको ये पता है कि प्लांट सेल्स के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एब्सेंट होती है। आप कह दो कि प्लांट सेल्स में सेल वॉल प्रेजेंट होती है, सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, साथ साथ में और क्या प्रेजेंट होता है। तो देखो, जो प्लांट्स होते हैं उनमें मेनली क्या प्रेजेंट होता है, जो सेल वॉल है वो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। कौन सी सेल वॉल प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, ये प्लांट्स और एनिमल दोनों में प्रेजेंट होती है। किसमें, प्लांट्स व एनिमल्स में। तो अगर इस रचना को देखकर आपसे ये पूछ लिया जाए कि ये किसकी रचना है, आप बताओ, तो आप देख के बता दोगे कि जिस ये सेल वॉल तो प्रेजेंट होती है प्लांट्स में तो प्लांट्स में प्रेजेंट होती है तो ये प्लांट सेल्स है। ठीक है, बिल्कुल आप इसकी जगह राइट हो। फिर उसके बाद में इसके अलावा और इसमें क्या प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रा, क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें क्लोरोप्लास्ट भी प्रेजेंट होता है, साथ साथ में क्या प्रेजेंट होता है, पेरोक्सीसोम। इतनी चीज़ समझ में आ गई। और इसके अंदर क्या होता है, जो वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और साथ साथ में जो न्यूक्लियस होता है वो परिधीय भाग में होता है। परिधीय भाग में होता है, क्यों होता है, इसका रीज़न है कि इसमें जो वैक्यूल है इसमें जो वैक्यूल है वो क्या है, वैक्यूल है वो एकदम सेंट्रल में उपस्थित है, और साथ साथ में इसकी संरचना देखो कितनी बड़ी है। क्यों उपस्थित होती है, वैक्यूल का कार्य क्या होता है बच्चों, वैक्यूल का कार्य होता है कि भोजन को स्टोर करके रखना। मान लीजिए कि आप किसी प्लांट्स को 2-3 दिन के लिए बिना भोजन दिए छोड़ देते हो, इट मीन्स उनको पानी दिए बिना छोड़ देते हो, तो क्या वो मर जाते हैं, काफ़ी दिनों तक उन्हें छोड़ने के बाद में वो मरते हैं। क्यों, क्योंकि उनमें वैक्यूल्स इतनी बड़ी होती है और वो क्या करती है, जो भी उसको पोषक पदार्थ चाहिए उसका वो क्या करती है, स्टोरेज करके रखती है, और प्लांट्स को जितनी उसकी आवश्यकता होती है उसको प्रदान कर देती है। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया प्लांट सेल्स के बारे में। इसी के अलावा हम अगर एनिमल सेल्स के बारे में देखें तो एनिमल सेल्स के बारे में सबसे पहली तो चीज़ क्या कि एनिमल सेल्स उनमें क्या प्रेजेंट होते हैं, लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। क्या प्रेजेंट होता है, लाइसोसोम प्रेजेंट होता है। साथ ही साथ इसमें जो न्यूक्लियस होता है वो एकदम सेंटर में होता है, और जो वैक्यूल होती है वो एकदम परिधीय भाग में स्थित होती है। क्यों होती है, क्योंकि इनमें भोजन का संग्रहण कम मात्रा में होता है। और आप देख भी सकते हो कि हम अगर एक दिन भोजन नहीं करें, 2 दिन भोजन नहीं करें, तो हमें हमारे शरीर में उसकी कमजोरी फील होने लग जाती है, नहीं होने लग जाती है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि जो हमारी रिक्तिकाएँ होती है, जो कोशिका में रिक्तिका प्रेजेंट होती है, उनका आकार क्या होता है, छोटा होता है, और उसी की वजह से जो न्यूक्लियस होता है वो क्या होता है, एकदम मिड पार्ट में स्थित रहता है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। उसके अलावा जो हरित लवक की बात कर ली, साथ साथ में केंद्रक की बात कर ली, साथ साथ में अब बात करते हैं तारककाय। जो गोल्जी बॉडी होती है, तो गोल्जी बॉडी होती है वो क्या होती है बच्चों, जो गोल्जी बॉडी होती है प्लांट्स में एब्सेंट होती है, और जो एनिमल सेल्स होती है उनमें क्या होती है, वो मतलब प्रेजेंट होती है। साथ ही साथ में सॉरी बच्चों, जो प्लांट सेल्स होता है उनमें भी गोल्जिकाई प्रेजेंट हुई रहती है, लेकिन वो उसमें क्या होती है, बिखरी हुई रहती है। लेकिन जो एनिमल्स के अंदर है गोल्जी बॉडी होती है वो प्रेजेंट रहती है, वो बिखरी हुई नहीं रहती है। जो प्लांट सेल्स के अंदर बिखरी हुई रहती है उसे क्या कहते हैं बच्चों, हम डिक्टियोसोम कहते हैं। जो प्लांट सेल्स में गोल्जी बॉडी पाई जाती है वो कैसी पाई जाती है, एकदम बिखरी हुई पाई जाती है, और बिखरी हुई पाई जाने के कारण से उसे क्या कहते हैं, डिक्टियोसोम कहते हैं बच्चों। और साथ साथ में जो जंतु कोशिकाएं होती हैं उनमें गोल्जी बॉडी एक अपरेटस के रूप में पाई जाती है, एक संरचना के रूप में पाई जाती है। और इसी गोल्जी बॉडी पे क्या होते हैं बच्चों, इसी गोल्जी बॉडी का निर्माण किससे होता है, अंतःपर्दवीय जालिका से होता है। इतनी चीज़ आपको पता होनी चाहिए, जिसका डिस्कशन हम आगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे करते
जाएंगे। इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। उसके अलावा जो प्लांट सेल्स होती है उनमें क्या होते हैं, उनमें लाइसोसोम, जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं, एब्सेंट होते हैं, जबकि जंतु कोशिका में लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। और प्लांट कोशिका में लाइसोसोम के स्थान पे क्या होते हैं, स्पीरोसोम होते हैं, और वही कार्य करते हैं जो जंतु कोशिका में लाइसोसोम करते हैं। और लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य करता है। हमारे शरीर के अंदर कोई भी जीवाणु, विषाणु या कोई भी ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है उसको ये नष्ट कर देता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। फिर एक इम्पोर्टेंट पॉइंट ये और होता है कि जो प्लांट सेल्स होते हैं उनके अंदर जो कोशिका विभाजन होता है वो कैसे होता है, एक प्लेट, कोशिका प्लेट विधि द्वारा होता है। जबकि जो एनिमल सेल्स होती है उनमें कोशिका विभाजन किस प्रकार से होता है, एक खांच विधि द्वारा होती है। एक खांच का निर्माण होता है और इस खांच के द्वारा क्या हो जाता है, जो सेल्स होती है वो डिवाइड हो जाती है। साथ ही साथ जो भोजन का संचय, जो प्लांट सेल्स होती है वो भोजन का संचय किसके रूप में करते हैं बच्चों, स्टार्च के रूप में। आपने देखा होगा और छोटी क्लास में आपने पढ़ने की कोशिश भी की होगी, अगर आपने अच्छे से उसको पढ़ा होगा, आपने देखा होगा कि जो भोजन होता है उसमें जैसे हम फल फ्रूट, जो सब्जियां लेकर आते हैं, गेहूं बाजरा ये खाते हैं, ये इनमें क्या होता है, इसमें हम देखते हैं कि इसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, प्रोटीन्स भी होती है, लिपिड्स भी होते हैं। लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट का संचय है वो किसके रूप में होता है, वो स्टार्च के रूप में होता है, और वो किस में होता है, प्लांट्स में होता है। इतना चीज़ आपको समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन जो जंतु सेल्स होती है क्या उसमें स्टार्च के रूप में स्टोरेज होता है, नहीं बच्चों। आपने पढ़ा होगा कि डायबिटीज़ रोग किसके वजह से हो जाता है, कि अगर शरीर के अंदर ग्लूकोज की मात्रा कंट्रोल में नहीं है, और ग्लूकोज का फॉर्मेशन किससे होता है, ग्लाइकोजन से। तो भोजन का संचय किस रूप में होता है, ग्लाइकोजन के रूप में। यही कारण है कि जब हमें भोजन की आवश्यकता होती है तो ग्लाइकोजन में विखंडन स्टार्ट हो जाता है, और इससे क्या होती है, ऊर्जा का फॉर्मेशन होता है, और उसी से हमें शक्ति मिलती है। तो इतनी चीज़ हमें समझ में आ गई। डायग्राम के बेस पे हम देख के बता सकते हैं कि कौन सी प्लांट सेल्स होती है, कौन सी एनिमल सेल्स होती है। इसको आप जनरल वे में देख सकते हैं, और जैसे जैसे इसको आगे बढ़ेंगे हम हर एक पार्ट के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। इतना चीज़ आपको समझ में आ गया तो जल्दी से देख लेते हैं। देखो बच्चों, जो प्लांट सेल्स होती है, एनिमल सेल्स होती है, उनमें जनरल डिस्कशन क्या होती है। जो प्लांट सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें सेल वॉल होती है वो प्रेजेंट होती है। लेकिन जो एनिमल सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, जो प्लांट सेल्स होती है उनमें सेल वॉल प्रेजेंट होती है, और साथ साथ में जो एनिमल सेल्स होती है उनमें क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट होती है। साथ ही साथ जो प्लांट सेल्स है उनमें हरित लवक भी प्रेजेंट रहता है, और इसमें क्या होता है, एब्सेंट रहता है। अब देखो बच्चों, इसका कुछ अपवाद भी आता है, क्योंकि अपवाद हर जगह रहते हैं। हमारी लाइफ में भी कई अपवाद मिल जाते हैं, पढ़ाई में भी कई अपवाद मिल जाते हैं, सब्जेक्ट में भी कई अपवाद मिल जाते हैं। तो अपवाद तो हमारे साथ चलते रहते हैं, और यही कहानी प्लांट्स और एनिमल्स के साथ भी है, जिसमें क्या होता है कि जो कवक और अमरबेल होते हैं। देखो बच्चों, जो कवक और अमरबेल होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, जो कवक होते हैं और जो अमरबेल होते हैं उनमें क्या होता है बच्चों, उनमें हरित लवक एब्सेंट होता है। ये भी एक प्लांट्स ही है ना, बाकी सारे कवकों में हरित लवक प्रेजेंट होता है, और अमरबेल एक प्लांट्स है, इसमें भी हरित लवक एब्सेंट होता है। जबकि जो एनिमल्स में युगलिना आता है वो युगलिना में क्या होता है, हरित लवक प्रेजेंट होता है। और युगलिना क्या है, एक एनिमल है, और एनिमल में अगर ऐसी चीज़ प्रेजेंट है तो कुछ ना कुछ तो इसको लिंक करती है कि यहाँ प्लांट से रिलेटेड हुआ जंतु, क्योंकि ये जंतु में आता है और इसमें करेक्टरिस्टिक्स कैसे हैं, प्लांट्स के जैसे। तो प्लांट्स के जैसे हैं तो इसकी वजह से इसे कनेक्टिंग लिंक बिटवीन पादप और जंतु, जो कनेक्टिंग लिंक बिटवीन एनिमल एंड प्लांट्स के लिए इसे कहा जाता है। वायरस को किसके लिए कहा जाता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच की कनेक्टिव लिंक किसे कहा जाता है, वायरस को। और प्लांट्स और एनिमल के बीच की कनेक्टिंग लिंक किसे कहा जाता है बच्चों, जंतु, इसको युगलिना को। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। यहाँ तक आपको किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए बच्चों, क्योंकि हमने हरित लवक की बात की, साथ ही साथ में हमने युगलिना की बात की बच्चों, साथ ही साथ हमने कवक की बात की, फफूंद की बात की। इनके बारे में हमने जनरल डिस्कशन किया कि ये किस प्रकार से इनमें हरित लवक प्लांट्स होते हुए भी हरित लवक एब्सेंट है। चीज़ समझ में आई आपको।
यहाँ तक किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं बच्चों, फिर हम आगे बढ़ते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो बच्चों फिर आगे बढ़ते हैं। और आगे बात करते हैं हम केंद्रक के बारे में। तो देखो बच्चों, हमने बात की थी केंद्रक के बारे में, और केंद्रक के बारे में हमने डिस्कशन क्या किया था कि जो केंद्रक होता है प्लांट सेल्स के अंदर, जो केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ होता है। क्यों होता है? क्योंकि वहाँ रिक्तिका बड़ी होती है, रिक्तिका वैक्यूल बड़ी होती है, और वैक्यूल का कार्य क्या होता है? फूड का स्टोरेज करके रखना। फूड का स्टोरेज प्लांट्स में ज़्यादा होता है, इसलिए वो ज़्यादा स्पेस घेरती है मध्य में, इसलिए जो केंद्रक होता है वो परिधि की तरफ खिसक जाता है। और वही बात अगर हम जंतु कोशिका में करें बच्चों, तो जंतु कोशिका में जो केंद्रक होता है वो क्या होता है? मध्य में होता है, क्योंकि रिक्तिका का आकार छोटा होता है। रिक्तिका का आकार क्या होता है? इसमें छोटा होता है। फिर उसके बाद में हमने सेंट्रोसोम की बात की, तो सेंट्रोसोम्स क्या होते हैं? जो पादप कोशिका होती है उनमें एब्सेंट होते हैं, जबकि जो जंतु कोशिका होती है उसमें सेंट्रोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में हमने डिक्टियोसोम के बारे में बात की। तो डिक्टियोसोम के बारे में हमने क्या डिस्कशन किया था कि जो इसमें गोल्जिकाएँ होती है वो गोल्जिकाएँ बिखरी हुई होती है, जिसे हम क्या कहते हैं? डिक्टियोसोम। क्या कहेंगे बच्चों? डिक्टियोसोम। और वो क्या होती है? इसमें जो एनिमल सेल्स होती है उनमें डिक्टियोसोम्स क्या होती है बच्चों? प्रेजेंट होती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। इसका हमने जनरल डिस्कशन पहले कर लिया था, अब हम इसको रिवाइज कर रहे हैं। उसके अलावा हमने बात की थी लाइसोसोम के बारे में। तो लाइसोसोम के बारे में हमने क्या बात की कि इसमें जो लाइसोसोम्स होते हैं वो क्या होते हैं? एब्सेंट होते हैं, परंतु जो प्लांट सेल्स होती है उसमें लाइसोसोम के स्थान पे क्या प्रेजेंट होता है? स्पिरोसोम प्रेजेंट होता है। और उसका भी मुख्य कार्य होता है कि जो प्लांट्स में डिटॉक्सिफिकेशन का वर्क है वो स्पिरोसोम के द्वारा किया जाता है। जबकि जो जंतु सेल्स होते हैं उनमें क्या होता है? ये प्रेजेंट होता है। साथ साथ में जो कोशिका विभाजन है, वो किस मेथड के द्वारा होता है? कोशिका प्लेट विधि के द्वारा। कोशिका द्रव्य का जो विभाजन है वो किस विधि के द्वारा होता है? सेल प्लेट मेथड के द्वारा। जबकि जो कोशिका जिसमें एनिमल सेल्स है उनमें कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है? सेल फ्लोरो मेथड द्वारा या कोशिका खांच विधि द्वारा। तो यहाँ तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं बच्चों। उसके अलावा हमने बात की बच्चों, उसके अलावा हमने बात की फूड स्टोरेज की। तो फूड स्टोरेज इसमें किस प्रकार से होता है? स्टार्च के रूप में, जबकि इसमें कैसे होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। और भोजन का संचय ग्लाइकोजन के रूप में कहाँ होता है? लीवर और मसल्स में। इसीलिए तो जब हमारा लीवर अच्छे से वर्क नहीं कर पाता है तो फिर क्या होता है? हमारे शरीर के अंदर ग्लाइकोजन का संचय धीरे धीरे कम होता चला जाता है। तो यहाँ तक अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके हर एक प्रॉब्लम या हर एक डाउट को डिस्कस किया जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों? उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक अगर आपको प्लांट्स और एनिमल के जो भी डिफरेंशिएट्स है, अगर उनके बारे में किसी भी प्रकार का डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं बच्चों। आपका हर एक डाउट का सॉल्यूशन किया जाएगा। अगर यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ें। अगर यहाँ तक कोई भी डाउट नहीं है तो फिर हम आगे बढ़े बच्चों। रिप्लाई करके ज़रूर बताओ। अब बात करते हैं हम प्रोकैरियोट्स एवं यूकैरियोट्स के बीच का डिफरेंस के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या अंतर होते हैं। तो देखो, केंद्रक के आधार पर कोशिका दो प्रकार की होती है। एक तो होती है प्रोकैरियोटिक और दूसरी होती है यूकैरियोटिक। बच्चों देखो, मेनली जब हम बात करते हैं पूरे के पूरे किंगडम की, समूह की, तो उसमें दो प्रकार के कोशिका प्रेजेंट वाले जीव उपस्थित होते हैं। एक तो बात करते हैं हम प्रोकैरियोट्स की। तो प्रोकैरियोट्स में तो क्या होता है कि जो इसका केंद्रक होता है वो बड़ा प्रिमिटिव टाइप का होता है, और इसमें जो
शामिल होते हैं वो कौन शामिल होते हैं, इसमें मोनेरा में शामिल होने वाले जीवों को शामिल किया जाता है, जिसमें जीवाणु आते हैं, आर्की जीवाणु आती है, बीजी आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी आती है, और साथ साथ में कुछ और माइकोप्लाज्मा आती है। ये सारे के सारे प्रोकैरियोटिक जीवों में शामिल किए जाते हैं। जबकि यूकैरियोटिक में हम कवक की बात करते हैं, प्लांट्स की बात करते हैं, एनिमल्स की बात करते हैं, जिसका हमने पीछे डिस्कशन देखा, वो सारी की सारी क्या थी, यूकैरियोटिक सेल्स थी। इतनी चीज़ आपको समझ में क्लियर हो जानी चाहिए कि जो प्लांट्स और एनिमल्स है वो दोनों किस में आते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स में आते हैं। अब हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में क्या डिस्कशन होता है। तो सबसे बड़ा डिस्कशन तो किस में होता है, उसके केंद्रक में ही होता है। तो देखो जो प्रोकैरियोटिक केंद्रक होता है, उस प्रोकैरियोटिक केंद्रक में क्या होता है, वो एक तो अल्प विकसित होता है। जो प्रोकैरियोटिक केंद्रक होता है वो क्या होता है बच्चों, अल्प विकसित होता है। उसमें केंद्रक झिल्ली अब्सेंट रहती है। मतलब जो ये केंद्रक हो गया, इस केंद्रक के चारों तरफ क्या है, झिल्ली प्रेजेंट है। तो ये किस में प्रेजेंट है, यूकैरियोटिक में। जबकि जो प्रोकैरियोटिक होता है उसमें एक सिंपल केंद्रक होता है, इसके चारों तरफ किसी भी प्रकार की झिल्ली प्रेजेंट नहीं होती। साथ ही साथ केंद्रक में क्या प्रेजेंट रहता है, केंद्रक में प्रेजेंट रहता है केंद्रिका, और साथ साथ में केंद्रक प्लाज्म, जो मतलब उसे कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, और साथ साथ में क्या प्रेजेंट रहते हैं, उसमें न्यूक्लिक एसिड, जैसे वो डीएनए भी हो सकते हैं, वो आरएनए भी हो सकते हैं। तो जो केंद्रक होता है प्रोकैरियोटिक में, एक तो उसके चारों तरफ से जो केंद्रक मेम्ब्रेन है वो क्या होती है बच्चों, अब्सेंट होती है प्रोकैरियोट्स में। साथ ही साथ में उसमें केंद्रिका भी अब्सेंट रहती है, और साथ ही साथ उसमें क्या होता है बच्चों, जो क्रोमेटिन जाल में डीएनए के नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहते हैं। देखो प्रोटीन दो प्रकार की होती है, जो हम न्यूक्लिक एसिड में बात करेंगे आगे की क्लास में। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक तो होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन और एक होती है हिस्टोन प्रोटीन। तो जो केंद्रक होता है उसमें जो क्रोमेटिन जाल में डीएनए प्रेजेंट होता है, डीएनए के नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है। इसका भी अलग, अगर आप ऊंची क्लास में जाओगे तो इसके बारे में और अच्छे से आप डिस्कवर कर पाओगे। लेकिन आपको इतना पता होना चाहिए कि जिसमें इसमें डीएनए होता है, उस डीएनए में क्या होती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट रहती है। इसलिए इसमें डीएनए की मात्रा भी क्या होती है बच्चों, कम होती है। इसमें डीएनए की मात्रा भी कम होती है, और इसे क्या नाम दिया गया है, इसी का नाम है जीनोपोर। जो प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस है उसे क्या कहते हैं, जीनोपोर। साथ साथ में क्या कहते हैं, न्यूक्लियोइड। साथ साथ में क्या कहते हैं, इंसिपिडेंट न्यूक्लियस। और साथ साथ में क्या कहते हैं, प्रोक्रोमोसोम। तो चार नाम आपको याद रखने पड़ेंगे प्रोकैरियोटिक केंद्रक के बारे में। प्रोकैरियोटिक केंद्रक में हमने डिस्कस किया कि इसमें केंद्रक अब्सेंट रहता है, केंद्रक झिल्ली भी अब्सेंट रहती है। साथ साथ में जो क्रोमेटिन जाल में डीएनए प्रेजेंट रहते हैं उनमें कैसी प्रोटीन पाई जाती है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन। और साथ साथ में इसमें डीएनए की मात्रा भी बच्चों कम होती है। इसे क्या कहते हैं, जीनोफोर, या फिर न्यूक्लियोइड, या फिर इंसिपिडेंट न्यूक्लियस, या फिर प्रोक्रोमोसोम कहते हैं। ये तो बात हुई प्रोकैरियोटिक केंद्रक की। अब हम बात करते हैं यूकैरियोटिक केंद्रक की। बच्चों जो यूकैरियोटिक केंद्रक होता है वो डेवलप केंद्रक होता है। डेवलप केंद्रक किस में पाया जाता है, प्लांट्स में, एल्गी में, साथ साथ में जो आपके एनिमल्स है उनमें, सब में विकसित केंद्रक पाया जाता है। और विकसित केंद्रक की क्या पहचान होती है बच्चों, विकसित केंद्रक के चारों तरफ कोशिका झिल्ली प्रेजेंट रहती है, केंद्रक झिल्ली प्रेजेंट रहती है। साथ साथ में इसके अंदर केंद्रिका भी प्रेजेंट रहती है, केंद्रिका भी प्रेजेंट रहती है। और जो क्रोमेटिन जाल होता है उसमें नॉन हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर कौन सी प्रोटीन स्थित रहती है, हिस्टोन प्रोटीन। नॉन हिस्टोन प्रोटीन के स्थान पर कैसी प्रोटीन स्थित रहती है, हिस्टोन प्रोटीन। साथ साथ में इसमें डीएनए की मात्रा भी कैसी होती है बच्चों, अधिक होती है। और इसे क्या कहते हैं, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस कहा जाता है। जो यूकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस होता है वो कैसा होता है बच्चों, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस। इतनी चीज़ समझ में आ गई आपको। केंद्रक के बारे में आपको छोटा डाउट भी क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि इससे बाहर आपके एग्ज़ाम में अगर केंद्रक से प्रश्न पूछेगा, प्रोकैरियोटिक केंद्रक से, तो इससे बाहर कुछ भी एग्ज़ाम में जाने वाला नहीं है। इतनी चीज़ समझ में आ गई तो फिर हम आगे बात करें बच्चों। चलो आगे बात करते हैं हम सेल वॉल की। तो देखो जो
प्रोकैरियोटिक मतलब प्रिमिटिव न्यूक्लियस वाले जितने भी जीव है वो किस में आते हैं, प्रोकैरियोट्स में। तो प्रोकैरियोट्स में जो सेल वॉल होती है वो क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, जबकि हम जब प्लांट्स और एनिमल्स में तो सेल वॉल एब्सेंट ही होती है। जब हम प्लांट्स और एल्गी की बात करते हैं तो उसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज की बनी होती है। किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज की। लेकिन जब हम प्रोकैरियोट्स का बात करते हैं तो प्रोकैरियोट्स में किस किस को शामिल करते हैं बच्चों, उसमें आता है आर्कीबैक्टीरिया, उसमें आता है बीजीए, आर्कीबैक्टीरिया आ जाता है, उसमें आर्कीबैक्टीरिया आ जाता है, साथ साथ में बीजीए आ जाता है, साथ साथ में माइकोप्लाज्मा आ जाता है। माइकोप्लाज्मा, तो जो माइकोप्लाज्मा होती है उसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है। इतनी चीज़ आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं जो आर्कीबैक्टीरिया। तो आर्कीबैक्टीरिया की जो सेल वॉल में प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, नॉन सेलुलोजिक पॉलीसैकेराइड या स्यूडोम्यूरिन की बनी होती है। तो बच्चों ये वाला पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर सेल वॉल से प्रश्न पूछेगा प्रोकैरियोट्स की तो वो पूछेगा आपको आर्कीबैक्टीरिया से। अगर पूरी प्रोकैरियोटिक सेल्स की सेल वॉल की बात करें तो वो तो पेप्टिडोग्लाइकेन व म्यूरिन की बनी होती है। जबकि आर्कीबैक्टीरिया जो एक प्रोकैरियोटिक एनिमल है उसकी सेल वॉल किसकी बनी होती है, उसकी सेल वॉल बनी होती है प्रोटीन या फिर ग्लाइकोप्रोटीन या फिर नॉन सेलुलोजिक प्रोटीन या फिर पॉलीसैकेराइड या फिर स्यूडोम्यूरिन। तो आपको ये वाली चीज़ें गांठ बांधनी पड़ेगी। एक ही सेल वॉल के ये इतने सारे नाम है, उससे प्रोटीन की भी बनी हो सकती है, ग्लाइकोप्रोटीन की भी बनी हो सकती है, नॉन सेलुलोजिक प्रोटीन की भी बनी हो सकती है, पॉलीसैकेराइड की भी बनी हो सकती है और साथ साथ में स्यूडोम्यूरिन की भी बनी हो सकती है। तो ये सारी चीज़ आपको याद रखने पड़ेंगे। इसके अलावा आपको बाहर से कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है प्रोकैरियोटिक सेल वॉल के बारे में। और एक आपको ये याद रखना है कि इसका अपवाद कौन होता है, माइकोप्लाज्मा। इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों। अगर इतनी चीज़ समझ में आ गई तो फिर हम बात करते हैं जो यूकैरियोटिक में जो सेल वॉल होती है वो किसकी बनी होती है। तो यूकैरियोटिक में सेल वॉल किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज की बनी होती है। और जो एनिमल सेल्स होता है उनमें तो सेल वॉल क्या होती है, एब्सेंट होती है। तो इतनी चीज़ तो आपको ध्यान में रहनी ही चाहिए। इट दैट्स क्लियर बच्चों। चलिए उसके बाद में आगे बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन की। तो देखो जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उनमें सेल मेम्ब्रेन के फोल्ड्स प्रेजेंट होते हैं और उन्हें क्या कहते हैं बच्चों, मीजोसोम्स कहते हैं। और इन्हीं मीजोसोम्स पर श्वसन संबंधी एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है उन प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो अंदर की तरफ फोल्ड हो जाती है और इन फोल्ड्स पर क्या रहते हैं, इन फोल्ड्स पर क्या रहते हैं, मीजोसोम्स प्रेजेंट रहते हैं। और इन मीजोसोम्स का क्या कार्य होता है, श्वसन का कार्य होता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई। जबकि यूकैरियोटिक्स में जैसे हम प्लांट्स और एनिमल्स की सेल मेम्ब्रेन के बारे में बात करें तो वो दोनों में प्रेजेंट रहती है और साथ साथ में उसमें मीजोसोम्स भी एब्सेंट रहते हैं। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में आगे बात करते हैं हम दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग। तो जो प्रोकैरियोटिक्स होते हैं उनमें दोहरी झिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग होते हैं वो एब्सेंट होते हैं। आगे हम बात करेंगे दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। आपको बताऊंगा कि माइटोकॉन्ड्रिया होता है, साथ साथ में अंतःप्रद्रवी जाली माइटोकॉन्ड्रिया होता है, उसके अलावा क्लोरोप्लास्ट होता है और साथ ही साथ में क्या होता है उसमें केंद्र बच्चों, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, एक क्लोरोप्लास्ट हो गया और एक क्या हो गया, केंद्रक हो गया। इन सारों के अंदर क्या होती है, दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग होती है। अब बात करोगे कि अब केंद्रक तो इसमें प्रेजेंट होता है, लेकिन आपने यहाँ पर पढ़ा कि इसके चारों तरफ जो सेल में जो केंद्रक में झिल्ली होती है वो क्या होती है बच्चों, एब्सेंट होती है। तो इसमें जो केंद्रक होता है वो प्रिमिटिव टाइप का होता है, इसलिए जो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है माइटोकॉन्ड्रिया इसमें नहीं प्रेजेंट होती है, साथ साथ में क्लोरोप्लास्ट भी इसमें नहीं प्रेजेंट होता है। इतनी चीज़ समझ में आ गई बच्चों। जबकि दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट होते हैं। राइबोसोम्स कैसा प्रेजेंट होता है इसमें, 70S टाइप का। कैसा होता है बच्चों, 70S टाइप का राइबोसोम प्रेजेंट होता है। जबकि इसमें किस प्रकार का होता है बच्चों, 80S प्रकार का। साथ ही साथ जो सेल डिवीज़न होता है वो किस प्रकार का होता है, इसमें असूत्री विभाजन के द्वारा। और
जबकि इसमें जो सेल डिवीज़न होता है वो अर्धसूत्री भी होता है, समसूत्री भी होता है, असूत्री भी होता है। तो इतनी चीज़ समझ में आ जानी चाहिए। उसके बाद में इसके उदाहरण क्या है बच्चों? इसके उदाहरण है बैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा, ब्लू ग्रीन एल्गी, और इसके उदाहरण है प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमल। इतनी चीज़ समझ में आ गई। उसके बाद में हम थोड़ा सा जीवद्रव्य के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। बस बेसिक्स का डिस्कशन करेंगे कि जो जीवद्रव्य होता है, जीवद्रव्य किसे बोलते हैं। तो देखो ये पूरी क्या है, एक पूरी की पूरी सेल्स हो गई। इस सेल्स के अंदर बाहर की तरफ क्या हो गया, बाहर की तरफ क्या प्रेजेंट हो गया बच्चों? बाहर की तरफ प्रेजेंट हो गई सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट हो गई। इसके अंदर क्या है, ये एक केंद्रक है। केंद्रक के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? केंद्रक द्रव्य। क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? केंद्रक द्रव्य। और जो कोशिका है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? कोशिका द्रव्य। तो देखो जो कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य दोनों को मिलाकर एक शब्द दिया गया और उसे क्या कहते हैं हम? जीव द्रव्य। तो अगर आपको एग्जाम में पूछ ले कि जीव द्रव्य में किसे सम्मिलित किया जाता है, तो आपको अब इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी कि कोशिका द्रव्य जो साइटोप्लाज्म होता है, कोशिका द्रव्य ये वाला साइटोप्लाज्म और ये न्यूक्लियोप्लाज्म, तो इन दोनों को मिलाकर क्या नाम दिया गया है? प्रोटोप्लाज्म, जिसे जीवद्रव्य। और जीवद्रव्य शब्द किसने दिया बच्चों? जीवद्रव्य शब्द दिया परकिंजे ने। इसकी खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने। किसने की थी? डुजार्डिन ने। और जीवद्रव्य को जीवन का आधार किसने कहा? हेक्सले ने। तो आपको तीनों चीज़ यहाँ पर ध्यान रखनी है अच्छे से कि ये शब्द किसने दिया? परकिंजे ने। जीवद्रव्य शब्द किसने दिया? परकिंजे ने। खोज किसने की? डुजार्डिन ने। साथ ही साथ जीवद्रव्य को जीवन का आधार किसने कहा? हेक्सले ने। तो यहाँ तक आपको कोई भी अगर कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, देखो बच्चों अभी स्टार्टिंग में हम छोटी क्लास लेकर चल रहे हैं ताकि आपको कोई भी डाउट ना आए। ऐसे मत समझना कि ये वाला चैप्टर तो काफ़ी लंबा है ही बच्चों, कम से कम 10 क्लास में ये पूरा का पूरा कवर होगा। तो इसलिए थोड़ा फ्लो को हम धीरे रखने की कोशिश कर रहे हैं कि कोई नया बच्चा हमारे साथ जुड़े तो उसे किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। बच्चों इस क्लास को 1-2 बार देखोगे आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको इसमें कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा, मैं आपके हर एक डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगा। बच्चों मेरा एक ही मकसद है कि आपको कम से कम नोट्स में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सही करवाने की प्रयास मैं कर रहा हूँ, उसके लिए मैं प्रतिबद्ध रहूँगा। और साथ साथ ही ये हमारा यूट्यूब चैनल भी आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आने देगा जनरल साइंस के पर्पज़ से। साथ ही साथ बच्चों अगर आपको बीएड से संबंधित भी कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए या किसी भी दैनिक पाठ्य योजना या सूक्ष्म पाठ्य योजना की आवश्यकता है तो आप मुझे कमेंट करके प्लीज़ ज़रूर से बता दीजिए, क्योंकि मेरे पास अभी भी और भी धीरे धीरे इस यूट्यूब चैनल पर आपके लिए जो दैनिक पाठ्य योजना, सूक्ष्म पाठ्य योजना की जो वीडियोस हैं वो कंटिन्यू आती रहेगी। मेनली उसको मैंने पीडीएफ बेस पे, उसको मैंने वीडियो के बेस पे ही रखा है, उस पर जनरल डिस्कशन नहीं किया है। उसका रीज़न ये है कि उसके अगर मैं उसको पूरा का पूरा रीड करके बताऊंगा तो बच्चों उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा और वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी कि आपको देखने का मन भी नहीं करेगा। इसलिए मैं धीरे धीरे बस उसको जितना शॉर्ट होता है, जितना आपको अच्छे से दिख पाए, उस अकॉर्डिंग मैं स्कैन करके आपके लिए डाल देता हूँ ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो। अगर अभी भी कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना छोड़िएगा नहीं। साथ ही साथ अपने सारे दोस्तों को भी इस चैनल का लिंक शेयर कीजिएगा। कल से हम डिस्कस करेंगे कोशिकांग के बारे में, जितने भी कोशिकांग है, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, कल से स्टार्ट करेंगे। और हमारा यही पर्पज़ रहेगा कि हम जल्द से जल्द सेल बायोलॉजी में पूरा का पूरा टॉपिक कवर करने का प्रयास करेंगे। बच्चों अभी मिलते हैं आपसे कल शाम को 6 बजे, तब तक के लिए धन्यवाद।